उस बिंदु का निर्देशांक, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ढूंढ लेना किताब में, एनसीईआरटी, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सब में टिक करते जाना ढूंढ ढूंढ के, जो बच जाएगा तो बताना लास्ट में। जहां बिंदुओं 3 - 4 - 5 एवं 2 - 3 1, 2 - 3 1 से गुजरने वाली रेखा, से गुजरने वाली रेखा समतल, समतल क्या लिखा है, 2s + y + z = 7 के पार जाती है या काटती है। पार जाती है किताब में जैसे लिखा वैसे लिखे देती है किताब एनसीईआरटी। गुजरती है, काटती है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। देखो आप सुनो, कल एक क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन बताए थे, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सुनो यहाँ देखो, पी और क्यू, सुबह मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप पढ़ते हो वैसे पढ़ते रहोगे तो 10वीं 12वीं मैथ में तो पास नहीं होगे, और विषय में भले पास हो जाओ। अभी भी सुधर जाना, नहीं अब 24 तारीख को घर चले जाओगे 7 दिन के लिए। ऐसे जो पढ़ोगे तो पास नहीं हो सकते मैथ में, क्योंकि बोर्ड से पेपर आता है, कॉपी कहीं अंते जाएगी। यहाँ स्कूल वाले नहीं है कि आप जवाबदारी रहती है कहीं कैसे पढ़ाए हो, प्रिंसिपल डांटेगा। अब देखो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, जब ट्यूशन भी आने का काम है उसको भी गैप कर देते हो, तैयारी तो ऐसे कुछ करते नहीं हो। 2 - 3 1, ये पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा है, एक समतल से कहीं न मिलती है, मान लो एन पर। ये समतल का समीकरण है 2s + y + z = 7। पहले हम क्या करेंगे, कल बताए थे फार्मूला पूछे देखे थे, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। कहा क्या फार्मूला, x1 / s2 - s1 = y - y1 / y2 - y1 z - z1 - z1। पी क्यू का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन जब आएगा उसको r मानेंगे तो लाइन में पॉइंट मिलेगा, उसको q मानेंगे। पॉइंट q समतल में स्थित होगा कब, जब समतल के समीकरण को संतुष्ट करे, तो r का मान मिलेगा, r का मान n में रख देंगे। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं। पहले दिया है दो बिंदु, एक बिंदु का नाम P रखे हैं, जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 के स्थान पे क्या दिया है, 3 - 4 - 5, और Q s2 y2 z2 2 - 3 1, एक समतल तथा एक समतल जिसका समीकरण 2s + y + z = 7। तब सरल रेखा PQ एवं समतल एक का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तब सरल रेखा, ऐसे क्वेश्चनों में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना, पहले लिखोगे। ठीक है, तब सरल रेखा तब सरल रेखा PQ एवं समतल एक का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले सरल रेखा PQ का समीकरण है, सरल रेखा PQ का समीकरण है, कल ये फार्मूला सिद्ध किए थे, s - s1 / s2 - s1, y - y1 y2 - y1, z - z1 z2 - z1। x - x1, s1 के स्थान पे क्या लिख दोगे, 3, s2 - s1 2 - 3, y - y1 की वैल्यू -4 बटे
3 + 4, z माइनस z1 के स्थान पे -5 अपान 1 -5, x -3 अपान -1। ग्यारहवीं वालों का इस संडे 1 से 13 तक टेस्ट लेने वाले हैं। आप लोग क्या चाहते हो? एक अध्याय से 13 अध्याय तक। अब यहाँ पे देखो 1 से ये क्या हो गया 6, x -3 अपान -1, y +4 अपान 1, z +5 अपान 6, ये हुआ। तो क्या करेंगे, इसको r मान लेना रेखा में कोई वन पॉइंट के लिए। तो माना, देखो यहाँ पे लिखते हैं, माना x -3 अपान 1, y +4 अपान 1, z +5 अपान 6 इज इक्वल टू r। तो क्या हो जाएगा ये, x -3 इज इक्वल टू r, y +4 इज इक्वल टू r, और z +5 इज इक्वल टू 6r। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, r +3, y इज इक्वल टू r -4, z इज इक्वल टू 6r -5। ये तो s y z का मान मिल गया। इसका मतलब स्पष्टतः रेखा 2 में स्थित कोई बिंदु, स्पष्टतः रेखा 2 में स्थित कोई बिंदु क्या हुआ, कोई बिंदु का नाम क्या रखे हैं, कोई बिंदु n रखे हैं ना। तो n का निर्देशांक मिल गया क्या, r +3 कामा r +3 कामा r -4 कामा 6r -5, ये है r प्लस क्या है, r +3 r -4 और क्या है 6r -5। ये बिंदु रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु कब होगा, यह जब समतल में भी स्थित हो। और जब समतल में स्थित होगा तो समतल के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, वही करने वाले हैं। बिंदु n रेखा 2 और समतल 1 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। क्या लिखेंगे, बिंदु n रेखा 2 व समतल 1 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। कब, जब n समतल 1 में भी स्थित हो, समतल 1 में भी स्थित हो। यहाँ पास पहले x -3 बटे -1 होगा। हाँ, क्या बोले, यहाँ पास जो माना लिखे हैं x -3 बटे -1 होगा। -1 है ना, ये माइनस लिखना भूल गए थे, क्या हो जाए, गलत हो जाता फिर 3 - 7, तो ये होगा -r ना, तो -r + 3, ठीक है ना, -r + 3 ऐसे बना लो। तो बिंदु n रेखा 2 और समतल 1 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा जब n समतल 1 में भी स्थित हो। और जब n समतल 1 में स्थित होगा तो क्या करेगा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब n समतल 1 में स्थित होगा तब यह समतल 1 के समीकरण, तब यह समतल 1 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, सटीक भाषा भी लिखना जरूरी है, तो कुछ भी लिख नहीं सकते। हाँ, -r, ये -1 लिखना भूल गए थे यहाँ पे हम, -r, ठीक है। संतुष्ट करेगा, तो समतल का समीकरण देखो ये है
2s प्लस बाई प्लस जेड बराबर 7। देखो यहाँ 2 इंटू एस के स्थान पे क्या लिख दें, ये वैल्यू -r प्लस 3, जी तो लिखते हैं -r प्लस 3। बाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, r माइनस 4, जेड के स्थान पे 6r माइनस 5, 6r माइनस 5 इज इक्वल टू 7। देखो -2r और 2 तिहाई 6 r और 6r -4 तो -9 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 6r और r मिलके क्या हो गया 7r, 7r से 2r निकाल दो 5r। ठीक है, और ये क्या हो गया 9 उधर चला गया तो 7 प्लस 9 हुआ -6 निकल गया, तो 5r बराबर 9 और 7 क्या होगा 16, 16 से 6 निकला तो क्या बचेगा 10। अब क्या करोगे इसको, r बराबर होगा 10/5, 5 दूना 10, r का मान क्या आया 2, r का मान 2। r का मान कहाँ रखोगे, बिंदु n में रखने पर, r का मान बिंदु n में रखने पर, तो n का निर्देशांक क्या था, अभी r के पदों में था ना, n का निर्देशांक ये था -r प्लस 3 कामा -4 कामा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n और r के स्थान पे क्या लिखते हैं 2 और प्लस 3, r के स्थान पे 2 -4, 6 गुणे 2 -5 ऐसे, n का निर्देशांक क्या आया 1 -2, 6 दूनी 12, 12 से 5 निकालो 7 ये। अतः रेखा PQ और समतल एक का प्रतिच्छेद बिंदु, अतः सरल रेखा PQ व समतल एक का प्रतिच्छेद बिंदु, कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु n इज इक्वल टू क्या आ गया है 1 - 2 7, 1 - 2 7 है, लिख लिया था ना। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, थोड़ा इसको लिख ले सर। हाँ लिखो, ऊपर की 2 लाइन मिटा सकते हैं, जी तो क्वेश्चन लिखते रहते हैं हम तब तक। रेखाओं x/2 y/2 z/1 एवं x - 5/4 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 3/8 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ढूंढ लेना, बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कल कोण भी बता चुके थे फार्मूला में। ठीक है, 2 सरल रेखाओं का समीकरण दिया है, दोनों के बीच का कोण, ये इसका दिक् अनुपात a1 b1 c1 का मान है 2 2 1, इसका a2 b2 c2 का मान पता है 4 1 8। cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपन रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इस फार्मूले का लगाओ कोण आ जाएगा। मिटा दें अब, जी सर। तो दिया है 2 सरल रेखाओं का समीकरण, दिया है 2 सरल रेखाओं का
समीकरण क्या है? x/2 y/2 z/1। रेखा और समतल पर आधारित बहुत क्वेश्चन अभी दिए हैं नवबोध में, पर जो एनसीईआरटी में वही भर बताए हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? x-5/4 y-2/1 z-3/8 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो रेखा एक का दिक् अनुपात, रेखा एक का दिक् अनुपात A1 B1 C1 बराबर क्या है? 2 2 1। रेखा दो का दिक् अनुपात, दो का दिक् अनुपात A2 B2 C2 बराबर क्या आ गया? 4 1 4 1 8। तब सरल रेखा 1 एवं 2 के बीच का कोण, तो माना सरल रेखा 1 व 2 के बीच का कोण थीटा है। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा बराबर, अब कहोगे 3D नहीं है तो इसको हम पढ़वे न करें तो ये कहाँ से आता फार्मूला? वहीं से ना आया। वो जो दिया है तो उसको सब पढ़ने पड़ेगा पीछे का। अब जैसे समतल आ गया तो समतल के बारे में भूमिका भी न बताया, समतल जनबे न कहते कि समतल समीकरण इस टाइप का होता है। तो A1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 × 4 2 × 1 और 1 × 8 अपान रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो 2 चौको क्या होगा? cos थीटा बराबर 2 चौको 8, 2 1 कम 2 8, 4 4 1 5, 4 4 8 1 9 रूट 9। ये क्या होगा? 64 और 8 क्या होगा? 64 और 16 1, 64 10 74 74 6 81 हो गया है ना, 81। अब यहाँ पे देखो 8 8 16 16 2 18, 18 बटे क्या हो जाएगा? 3 × 9, 18 बटे 9 3 27, यही ना, 9 3 27, 3 6 18 3 9 27, 3 दूना 6 3 दूना 3 तिक्का 9, 2 बटे 3 आ गया। तो cos थीटा का मान क्या आ गया? 2 बटे 3। 2 बटे 3 cos में किसी का मान होता ही नहीं है, तो इन्वर्स के रूप में लिखोगे। थीटा बराबर क्या लिख दोगे? cos इन्वर्स 2 बटे 3। ये है कोण। यदि मान लो यहाँ 1/2 होता तो cos 60 लिख देते। ठीक है, अब जब नहीं जानते तो इन्वर्स के रूप में निकालोगे, है ना। अब उस किताब में बहुत सारे दिए हैं कि cos थीटा का मान 1/2 आ गया तो cos 60 लिख दोगे, cos थीटा का मान 1/√2 आ गया तो cos 45 लिख दो। तो उसको सब पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप उनको लगाते रहना घर में, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम बता रहे हैं। ठीक है, आप तो खुश कि अभी भी नाराज हो? चलो देखो आगे, अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। सिद्ध कीजिए, आज का तीसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए रेखाएं, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x-5 अपान 7 y+2 अपान -5 z/1। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा क्या है? और x/1 y/2 z/3, x/1
y/2 z/3 परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दो सरल रेखाओं का समीकरण दिया है, कहता सिद्ध करो दोनों रेखाएं लंबवत हैं। लंबवत दिखाने का क्या तरीका है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 दिखा दो। a1 a2 अब बटे में जो है वही है दिक् अनुपात। पहली रेखा का दिक् अनुपात क्या हुआ? 7 - 5 1। दूसरी रेखा का दिक् अनुपात 1 2 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 40-45% आते हैं। रोज आते भी रहोगे तो 45% तो बन ही जाएगा। अब जब आउबे न करो तो उसकी भी गारंटी नहीं है 45% भी बनने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण। ठीक है, तो क्या लिखोगे? x - 5/7 y+2/-5 z/1 समीकरण नंबर 1। दूसरा है x/1 y/2 z/3 समीकरण नंबर 2। तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? रेखा 1 ये लंब का चिन्ह है, रेखा 2, रेखा 1 लंब है रेखा 2 पर, रेखा 1 लंब है रेखा 2 पर, रेखा 1 लंब रेखा 2 सिद्ध करना है। स्पष्टतः रेखा 1 का दिक् अनुपात, स्पष्टतः रेखा 1 का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या होता है? जो अपान में रहता है ना। ठीक है, दिक्कोजा क्यों नहीं होगी? क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो समझ जाओ दिक् अनुपात है। यदि अब बटे में जो संख्या लिखी गई है उसके वर्गों का योगफल 1 आता है तो समझ जाओ दिक्कोजा है। वही सर हाँ संख्या। हाँ, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर बराबर 1 होता तो है। तो बटे में जो संख्या लिखी गई है उसके वर्गों का योगफल 1 आता है तो समझ जाओ दिक्कोजा है, और नहीं आता तो दिक् अनुपात। तो जनरली किसी रेखा के समीकरण में नीचे जो दिया है सब दिक् अनुपात दिया रहता है। ठीक है, 99% केसेस में। स्पष्टतः रेखा 1 का दिक् अनुपात 1/√3 1/√3 1/√3 तो समझ जाना दिक्कोजा। ठीक है, तो रेखा 1 का दिक् अनुपात a1 b1 c1 बराबर क्या हुआ? 7 - 5 और 1। ठीक है, रेखा 2 का, जैसे आप पूछ सकते हो कैसे जानेंगे कि क्या अनुपात है, इसलिए रीजन बता रहे हैं आपको। रेखा 2 का दिक् अनुपात a2 b2 से डिनोट करते हैं ना, a2 b2 c2, तो क्या है? 1 2 3। ठीक है, अब दोनों रेखाएं लंबवत होंगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। दोनों सरल रेखाएं लंबवत होंगी कब? यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कमान निकालते हैं, 0 आता है कि नहीं। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। a1 की वैल्यू क्या है? 7, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -5 और b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 1, c2 की 3। तो 7 5 दूना 10 और 3, तो 10 - 10 बराबर 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः रेखा 1 लंब रेखा 2। हाँ, तो प्रूफ करके दिखाए हैं, तब भी आपको डाउट है। अभी लंबवत होने के ही शर्त बताए थे। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। दिक्कोजा के पदों में, अधिक अनुपात के पदों में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अतः रेखा 1 लंब है, लंब का चिन्ह बना दिए। रेखा 1 व 2 परस्पर लंबवत हैं, 2 परस्पर लंबवत हैं। लेकिन इतना लिखो इसको आप। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। लंबवत वाला एक फार्मूला यह भी ना है सर, a1 a2 b1 b2 सिर्फ रूट में सर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अरे तो उसी का तिर्यक गुणा करने से हुआ आया था, लंबवत होने के कोण निकालने का सूत्र था। अब बोले थे जब रेखाएं लंबवत हैं तो थीटा बराबर 90, तो cos 90, तो cos 90 का मान 0, 0 को 0/1 करो, तिर्यक गुणा करो। ठीक है, तो क्या होगा? 0/1 करोगे, 0/1 करोगे
तो ये रूट वाला इधर तिर्यक गुणा हो तो शून्य नहीं बन जाएगा, इधर वाला बार बच जाएगा। हाँ, तो रेखा 1 और 2 परस्पर लंबवत हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, चौथा क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 माइनस एक्स अपान 3 7y माइनस 14 अपान 2p z माइनस 3 अपान 2 और 7 माइनस 7x 3p इधर लिखे देते हैं दूसरी रेखा। और दूसरी रेखा ये है 7 माइनस 7x, लिखो 7 माइनस 7x बटे 3p y माइनस 5 बटे 1 6 माइनस z बटे 5 परस्पर लंब है, परस्पर लंब। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गलत कर सकते हो, बहुत सारी गलत करने के चांस हैं इसमें। ठीक है, पहले हम आपको गलत क्या क्या कर सकोगे उसको बताते हैं, तभी आप सही डायरेक्शन में पहुंच पाओगे। ठीक है, सुनो, अभी तो आप ये जानते हो कि दो रेखाएं लंबवत होती हैं जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, जो अधिकांश लोग गलती करके आते हैं 90% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसको मान लेंगे a1, इसको b1 मान लेंगे, इसको c1, इसको a2 b2 c2 और लिख देंगे दोनों रेखाएं लंबवत हैं इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। कहीं गलत भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? पर इस बात को भूल जाते हैं कि रेखा का जब समीकरण होता है s माइनस s1 अपान a1 और y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1 और दूसरी रेखा s माइनस s2 अपान a2 और y माइनस y2 अपान b2 और z माइनस z2 अपान c2। ये अब देखो यहाँ इस रेखा के समीकरण में s का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। यहाँ भी देखो s का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। यहाँ देखो और शुरुआत में x है, फिर बाद में संख्या है, यहाँ 1 माइनस x है। तो पहले क्या करना होगा, पहले s होना चाहिए, बाद में 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर y का गुणांक 1 होना चाहिए, 7y है, पक पक में मोड़ है ना। यहाँ पे z माइनस 3 ये भर सही है। ठीक है, इसमें भी गलत है, यहाँ भी ये वाला सही है, ये वाला भी ठीक ठाक नहीं है। ठीक है ना, उस टाइप का नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है, इस रूप में बनाना है, ऐसे इक्वेशन को इस रूप में बनाना है, तब बटे वाली राशि दिक् अनुपात कहलाएगी। ठीक है, उस रूप में जब बना दोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण। अब हम समझ गए ना कि हम s का गुणांक 1 बनाएंगे, y का गुणांक 1 बनाएंगे, z का गुणांक 1 बनाएंगे। चर वाला पद पहले रहेगा, बाद में संख्यात्मक मान रहेगा। ठीक है, गुणांक 1 होगा, 2 3 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप को बनाएंगे अब हम। फिर जो अपान वाली क्वांटिटी होगी, तब जो अपान वाली क्वांटिटी होगी पहली रेखा का दिक् अनुपात होगा और दूसरी रेखा में अपान वाली क्वांटिटी क्या होगी, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात होगा। इस रूप में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण, दो सरल रेखाओं का समीकरण। ठीक है, क्या दिया है, 1 माइनस एक्स बटे 3 7y माइनस 14 बटे 2p और ये क्या है, z माइनस 3 बटे 2। इसको लिखते कैसे हैं, देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो माइनस कॉमन ले लेते s माइनस 1 बन गया बटे 3, इससे 7 कॉमन ले लेते y माइनस 2 बटे 2p, इससे z माइनस 3 अपान 2। अब क्या करोगे, ये माइनस को नीचे कर दो, तो s माइनस 1 बटे 3 माइनस 3 हो गया। माइनस तो हर में कभी नहीं रहता सर, हैं? हर में
माइनस कभी नहीं रहता है पर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि रेखा का समीकरण है। तो किसी भी रेखा का कोण, रेखा के द्वारा एस अक्ष से बनाया गया जो कोण है वे 90 से अधिक हो सकता है, और 90 से अधिक जब होगा 120 अंश होगा, 120 में का कास निकाल तो माइनस में ना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में वैसे भिन्न में नहीं होता, यहाँ रेखा का समीकरण है। वैसे इस टाइप का तो रिलेशन भी नहीं देखो, 3 अनुपात वाला, 2 ही अनुपात वाला तो देखे थे आज तक, 3 अनुपात वाला कहाँ देखे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस का गुणांक 1 बनाने के लिए, ठीक है, चाहे भले अपना वचन तोड़ना पड़े कृष्ण भगवान को, लेकर चक्षु दर्शन दौड़ पड़े। ठीक है, देखे थे ना, वो बोले थे कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह मजबूर कर दिए, तो अपने वचन तोड़ दिए कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नियम को शिथिल करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ आप जानते थे कि बटे में माइनस नहीं होता, लेकिन यहाँ होगा। आप क्या करेंगे, 7 को यहाँ नीचे लाओगे, तो नीचे लाने के लिए क्या है, 7 का अंश और हर में भाग दे दो, तो ऊपर 7 में 7 का भाग दोगे तो 1 बन जाएगा, नीचे 2p/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बाई माइनस 2/2p/7 आ गया। ये अब इसको क्या लिखेंगे, ये तो सही ठीक ठाक है। ठीक है, स्पष्टतः रेखा 1 का दिक् अनुपात, स्पष्टतः रेखा 1 का दिक् अनुपात A1 B1 C1 बराबर क्या लिख दोगे, -3 2p/7 और 2, ये है। तथा दूसरी रेखा का समीकरण, तथा दूसरी सरल रेखा का समीकरण है, दूसरी सरल रेखा का समीकरण है, क्या है, 7 - 7x/3p, दूसरा क्या है, y - 5/1 और 6 - z/5, ये है। इससे क्या कॉमन ले लें, -7, इसका गुणांक 1 भी बनाना है ना, तो -7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -1 + 7, या s - 1 लिख देते हैं, है ना, s - 1/3p, y - 5/1, यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो z - 6/5, ये हो गया ना। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो अब ये -7 को, -7 का अंश और हर में भाग, तो ऊपर -7 में -7 का भाग तो क्या होगा, 1 है, और नीचे 3/-7 हो जाएगा। ठीक है, या -3p/7, तो लिख दोगे x - 1 -3p/7। ठीक है, और ये क्या होगा, y - 5/1, और ये क्या होगा, ये माइनस को नीचे ले जाते हैं तो z - 6/-5, z - 6/-5, ये समीकरण 2 हो गया। स्पष्टतः रेखा 2 का दिक् अनुपात, स्पष्टतः रेखा 2 का अनुपात, 2 का दिक् अनुपात, ठीक है, A2 B2 C2, यहाँ क्या लिख दोगे, 3p/7 1 - 5, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सुने तो रहते हैं कैसे ऐसे करना है, तो नहीं जानते, तो डायरेक्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2, आसान तरीका क्या रहता है, फटाफट करके चाहे सोचे कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा, 0 नंबर मिलता है। पर हम ये मतलब कापी मंगा के देखना, इस प्रकार का करके आओगे 0 नंबर दे देगा। कॉलेज वॉलेज में तो भले 1 नंबर दे भी देते हैं, पर वहाँ पे कुछ भी गलती किए हो सीधे काट देते हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट असंतुष्ट रहते हैं कॉपी गलत चेक हुई है, मंगाते हैं कॉपी ना, उसमें पता चलता है कि क्या गलती किए थे। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई आपको, A2 B2 C2 की वैल्यू, A2 B2 C2 की वैल्यू आ गई। अब क्या कहता है, दोनों रेखाएं P का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये रेखाएं लंबवत हो जाएं। तो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी कब, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0। यहाँ लिखो दोनों सरल रेखाएं लंबवत होंगी, दोनों सरल रेखाएं लंबवत होंगी कब,
यदि इस टाइप का क्वेश्चन एक निश्चित रूप से आता है, लंबत होंगी तो पी का मान। अब इसी क्वेश्चन में भले चाहे बदल दें, यहाँ के कर दें, तो लंबत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों सरल रेखाएं लंबत होंगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू रखो, तो a1 की वैल्यू क्या है -3 गुणे a2 की वैल्यू क्या है -3p/7। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 2p/7 और b2 की वैल्यू क्या है 1, c1 की वैल्यू क्या है 2 और c2 की वैल्यू क्या है -5 बराबर 0। ठीक है, 3 3 9, 9p/7 2p/7 ये -10 ये हुआ = 0। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम मिटाते हैं तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम लेते तो इसके नीचे लिखेंगे क्या 1, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 7 एलसीएम हो गया तो 9p और 2p, फिर क्या -70 = 0। 9 और 2 11p -70 = 0। तो 11p बराबर 70, तो p बराबर क्या होगा 70/11, ये आंसर। p का मान क्या आ गया 70/11। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन चौथा कंप्लीट हुआ। पांचवा देखो, लिख लिए। यहाँ लिख रहे हो अभी ना, ऊपर का मिटा देना। चलो देखो क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा, 5वां नंबर, के का मान ज्ञात कीजिए। के का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रकार का, के का मान ज्ञात कीजिए। हाँ 70/11 यह क्वेश्चन है सर जो आप लगवाए हैं। सब पता है, एनसीईआरटी के बता रहे हैं ना पूरा। के का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं x - 1/3 y - 2 अपान -20/3 z - 2 अपान 2k, z - 3 अपान 2k एवं x - 1 अपान 2k, फिर क्या है y - 5/3, तो z - 6 अपान -4। ये दो रेखाएं इसके का, यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, देखो यहाँ पे ये तो बहुत आसान है। ऊपर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिखा है, तो ये a1 b1 c1 का मान हो गया, ये a2 b2 c2 का। यहाँ देखो s का गुणांक देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, s का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। यहाँ देखो है, ये सीधे सीधे है, इसमें तो लिखा नहीं है एनसीईआरटी, पता नहीं क्या है कि नहीं, देख लो। नहीं है, लिखा नहीं है तो ना होगा, अपने से बना के दिया है तो कर लोगे इसको कि नहीं। लिखे देते हैं थोड़ा सा, स्पष्टतः रेखा 1 का दिक अनुपात, स्पष्टतः रेखा 1 का दिक अनुपात, तो a1 b1 c1 बराबर 3 -20/3 और 2k। रेखा 2 का दिक अनुपात लिख लो, ये क्वेश्चन बना के भी पूछा जाता है अपने से भी है। तो देखो यहाँ पे a2 b2 c2, लेकिन सर बहुत अच्छा है, कुछ भी हो इस टाइप का है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे A2 B2 C2 का मान क्या है 2K 3 और -4। उसी तरह संख्या बदल गई। हाँ, तो जो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी, दोनों सरल रेखाएं लंबवत होंगी कब? यदि मेरा पेन लग गया तो। A1 A2 हाँ? B1 B2 लो भाई। C1 C2 बराबर 0। A1 A2 की वैल्यू क्या है 3 गुने 2K, B1 -20/3 गुने 3 2K इंटू -4 इज इक्वल टू 0। तो 6K और ये 3 3 कट गया तो -20 और ये क्या होगा 2 चौको 8K इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 6K से 8K निकला तो -20 - 2K इज इक्वल टू 0। तो -20 बराबर 2K, तो इम्प्लाइज के बराबर क्या होगा -20/2, तो 2 दाहम, तो के बराबर -10, के बराबर -10, के का मान -10 आ गया। ठीक है, लिख लिया इसको। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो 6 नंबर आज का। उस सरल रेखा निकालना है इसका सूत्र से। हाँ, तो 6 नंबर सवाल, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 से होकर जाती है। जो बिंदु उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से होकर जाती है। और सरल रेखा के समांतर है। और एक रेखा दी गई है x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/8 के समांतर है। 8 के समांतर है। ठीक है, एक बिंदु से होकर रेखा जाती है और दी गई रेखा के समांतर है। देख लेना कहीं होगा, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। ठीक है, ढूंढ लेना बाद में घर में अच्छे से। अभी देखो यहाँ समझो कैसे क्या करना है। सुनो, करने का इसका प्रोसेस देखो। एक रेखा का समीकरण दिया है, ये रेखा का मान लो, इसका समीकरण आपको क्या दिया है x + 3/3 y - 4/5 z + 8/8 ये रेखा का समीकरण दिया है। अब इस रेखा के समांतर उस रेखा का समीकरण निकालना है जो P से होकर जाती है, जिसका निर्देशांक आपको पता है -2 4 -5। ठीक है, देखो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको सिद्ध किए थे कल, क्या x - x1/a y - y1/b z - z1/c। तो s1 y1 z1 का मान ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x - x1 के स्थान पे लिख दोगे -2/a, y - y1 के स्थान पे क्या लिख दोगे 4/b, फिर z - z1 के स्थान पे क्या लिख दोगे -5/c। तो क्या होगा s + 2/a अब y - 4/b और z + 5/c। अब ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी कब? जब दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती। क्या शर्त बताए थे? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पे ये वाली रेखा है, ये रेखा 1 है मान लो, और ये रेखा 2। तो रेखा 1 के समांतर होगी कब? यदि दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती हों, अर्थात a/3 = b/5 = c/8 = k। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3k, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 8k और abc की वैल्यू यहाँ रख दो। तो abc की वैल्यू जब रख दोगे तो क्या आ जाएगा
एक्स प्लस 2 अपान क्या लिख दोगे 3 के, और वाई माइनस 4 अपान 5 के, और जेड प्लस 5 बटे क्या लिख दोगे 8 के तीनों में है तो काट दो। तो रेखा का समीकरण क्या आ गया, एस प्लस 2 अपान 3 और वाई माइनस 4 अपान 5 और जेड प्लस 5 अपान 8, ये रेखा का समीकरण है। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं, समझ में आया। एक बिंदु होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिख दोगे तो एक बिंदु होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये हुआ। अब रेखा 2 रेखा 1 के समांतर में है, क्वेश्चन में दिया है, तो रेखा 2 रेखा 1 के समांतर होगी कब, ये दोनों के दिगानुपात समानुपाती हों, अर्थात A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो यहाँ पे A1 B1 C1 का काम कौन कर रहा है, ये A B C, और A2 B2 C2 का काम ये कर रहा है। तो क्या होगा, A अपान 3 बराबर B अपान 5 बराबर C अपान 8 है। ठीक है, और बराबर के कर लिए, तो ए बी सी का मान के पदों में मिल गया, ए बी सी का मान के पदों में यहाँ रख दिए, के हटा दिए, तो रेखा का समीकरण आ गया। डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, क्या? A बराबर 3, B बराबर 5, C बराबर 8। समानुपाती होता है तो फार्मूला से जोड़ रहे हैं आपको। के निकाल लो। ठीक है, बराबर नहीं होता, अनुपात समान होता है। दो रेखा तुलना कर देंगे तो फिर A बराबर है आएगा वही, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर लिखो, बराबर वाला सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो अनुपात जरूरी नहीं है कि समान हो, समानुपाती है। ठीक है, समान है तो भी तो अनुपात समान ही रहेगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं है। ठीक है, शर्त क्या है, यहाँ पे 3 है तो इसमें 6 भी तो हो सकता है, 5 है तो इसमें 10 भी तो हो सकता है, यहाँ 8 है तो यहाँ 16 भी तो हो सकता है। ठीक है, तब भी समांतर रहेगी। कोई जरूरी नहीं है कि जब 3, 5, 8 रहेगा तभी समांतर रहेगी। अनुपात समान रहे, 3 है 3 3 का 9 कर दो, यहाँ 5 है तो 5 3 15 कर दो, 8 है तो 8 3 24 कर दो, तब भी रेखा समांतर रहेगी। इसीलिए वो वाला स्थिति लगा रहे हैं, मानक रूप वाला। ठीक है, ये तो विशेष पर्टिकुलर स्थिति हो जाती है कि समान रहेगा तभी अनुपात समान ही आएगा। कार्तीय समीकरण सदिश समीकरण नहीं निकालना है, अभी सब ये जो निकाल रहे हैं सब कार्तीय समीकरण है। ठीक है, सदिश समीकरण तो जब पढ़ाएंगे तो फिर आएगा। तो कार्तीय लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, जो अभी पढ़ा रहे हैं ना तो वे कार्तीय वाले सब चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो हाँ, सदिश आई के कैप जे कैप के कैप लिखा रहेगा, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए उसमें लिखा रहेगा। इसमें कुछ नहीं लिखा तो समझ जाओ कार्तीय समीकरण निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो लिखो, दिया है एक बिंदु जिसका नाम P रख लिए हम, तो -2, 4, -5 तथा एक सरल रेखा, इसको दर्शा लें किससे, S1 Y1 Z1 से, तथा एक सरल रेखा जिसका समीकरण क्या है, x + 3/3 y - 4/5। तब बिंदु P से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो सरल रेखा 1 के समांतर है, जो सरल रेखा 1 के समांतर है। ठीक है, तो हम जानते हैं बिंदु P x1 y1 z1 के स्थान पे क्या है, -2, 4, -5 से होकर जाने वाली किसी सरल रेखा का समीकरण है। क्या है, x - x1 अपान a, y - y1 अपान b और z - z1 अपान c। तो यहाँ पे s1 की वैल्यू क्या दी गई है, x - -2 बटे a,
वाई माइनस 4 बटे बी, जेड माइनस माइनस 5 बटे सी। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 2 अपान ए, अब वाई माइनस 4 अपान बी, जेड प्लस 5 अपान सी। ये समीकरण नंबर 2। तो रेखा 2 रेखा 1 के समांतर होगी यदि रेखा 2 रेखा 1 के समांतर होगी यदि कब समांतर होगी? a अपान 3 इज इक्वल टू बी अपान 5 इज इक्वल टू सी अपान 8 इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे क्या होगा? a इज इक्वल टू 3 के, b इज इक्वल टू 5 के और c इज इक्वल टू 8 के। ए बी सी का मान 2 में रखने पर ए बी सी का मान 2 में रखने पर, तो 2 में जब रख दोगे तो क्या आएगा? x प्लस 2 अपान 3 के, फिर क्या वाई माइनस 4 अपान 5 के और जेड प्लस 5 अपान 8 के हटा दो तो s प्लस 2 अपान 3, वाई माइनस 4 अपान 5 और जेड प्लस 5 अपान 8। ये के कट गया सबसे, तीनों में है। तो यही आभीष्ट रेखा का समीकरण है, यही आभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण है, यही आभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण है। सदिश समीकरण नहीं है, ये कार्तीय समीकरण है। क्या है? कार्तीय समीकरण है, सदिश समीकरण नहीं है। अच्छा है कि सरल रेखा भर दिया है, सदिश समीकरण कार्तीय समीकरण, तो आसान होगा, नहीं तो बहुत बोझ था। जी सर, समतल बहुत कठिन है। हाँ, कठिन नहीं है, परंतु आप पूरा साथ मेंटेन करना पढ़ने वालों के लिए कठिन रहते हैं। अब वो समतल फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में आ गया है, इसीलिए निकाल दिया उसको। फर्स्ट ईयर में जो समतल यहाँ पढ़ते हो ना, तो ना पढ़े रहोगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में है, मेजर पेपर में। करना ही नहीं है, मैथ से करने नहीं है। फिजिक्स से करना है सर, क्या? ब्राह्मी तक मैं पढ़ लिया। फिजिक्स से फिर? करना है सर बीएससी। फिर आईएएस करोगे, है ना? डायरेक्ट आईएएस करेंगे। ज़्यादातर गलती जानते हो, अधिकांश लोग यही करते हैं, कहते हैं कि हम आईएएस करेंगे तो क्या जरूरत है मैथ लेने की, अब फिर ले लेंगे 8 और सूर्या पढ़ के परीक्षा पास करेंगे, उनकी कैपेसिटी लो होगी, तो वो आईएएस करने लायक बन रहते नहीं लास्ट। एक लड़का भूगोल बी किया था, भूगोल सब्जेक्ट लेकर पहले प्रयास में आईएएस क्वालिफाइड पढ़ा था, बी किया था, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई तो एक ही साल में भूगोल सब्जेक्ट लेकर आईएएस किया था। जो लोग बरहमे से गिरहमे से 8 पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कॉलेज में तो पढ़ते नहीं है कि अब चले जाएंगे दिल्ली में, ठीक है, इसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते रहेंगे जहाँ से 20 पढ़ के पास होते हैं लड़के, और सब कोई नहीं पढ़ता, तब फिर तो आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी लो हो जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते रहोगे तो क्या है, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बीएससी करो चाहे एमएससी करो, लास्ट तक पढ़ोगे तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है, तो कुछ भी कर सकते हो चाहो तो। अब आराम वाला पढ़ाई से थोड़ी आईएएस क्वालिफाइड हो गए। कुछ भी करना है, कुछ भी करोगे सब में मेहनत लगेगी। फिजिक्स से करेंगे सर। और कठिन है। फिजिक्स से करोगे तो पहले तो 3 साल तक मैथ सब रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ।